U91 हिंदी। जल कारावास तकनीक के तहत हिडन एल्डर सेकंड एक क्षण के लिए भी हिल नहीं सका, उसे चक्कर आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह डूब रहा हो। बाध्यकारी मंत्र। छिपे हुए बड़े दूसरे को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। जैसी कि उम्मीद थी, इस घृणित छोटे बदमाश के पास अभी भी कुछ छिपा हुआ था। इस अजीब बंधनकारी जादू के कारण शुरू से ही उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। छिपे हुए बड़े दूसरे पूरी तरह से क्रोध में डूबे हुए थे। अब वह गहरे पछतावे से भरा हुआ था। घर से निकलने से पहले उसे इस बात का अफसोस था कि उसने पंचांग क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसे ऐसे विनाशकारी सितारे का सामना करना पड़ा जो उसके लिए स्वाभाविक शत्रु की तरह था। जिस क्षण उसे जल कारावास तकनीक द्वारा स्थिर कर दिया गया, हिडन एल्डर सेकंड को पता चल गया कि वह बर्बाद हो चुका है। निश्चित रूप से कुछ ही क्षणों में ओयांग फैन की लाल सोने पीली मेपल तलवार ने उसके बाएं पैर को छेद दिया। मुरोंग कय्यून की 5 रंगों वाली आत्मा की रोशनी उसके बाएं हाथ में घुस गई। हुआ कियान की 100 फूलों वाली आत्मा सुई उसके घुटने में फंस गई, जबकि शांगुआनजू ने अपनी भारी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। भयावह और दुष्ट हिडन एल्डर सेकंड को वश में कर लिया गया। मुंह हुआ तुरंत दूर से दौड़कर आया और देखा कि हिडन के बड़े भाई की आंखें क्रोध से फटी जा रही थीं और वे उसे विषैली निगाहों से घूर रहे थे। उसने दयापूर्वक सुझाव दिया, चलो पहले दोनों पैर तोड़ते हैं। सभी लोग दंग रह गए और बहुत ही सूक्ष्म भावों से महुआ को देख रहे थे। यद्यपि वे कई मिशनों पर गए थे और पाप साधकों से निपटे थे, फिर भी उन्हें इस हद तक अनुभव कभी नहीं हुआ था। इलाज से बेहतर रोकथाम है, महुआ ने गंभीरता से कहा। इस संबंध में उनके पास अनुभव था। इसके बारे में सोचते हुए ओयांग फैन को लगा कि महुआ ने जो कहा वह सही था, इसलिए उसने अपनी कलाई को झटका और 2 तलवार क्यूई उत्सर्जित की, जिससे हिडन एल्डर सेकंड के पैर टूट गए। छिपे हुए वरिष्ठ द्वितीय ने दर्द से मुंह बनाया, उसकी निगाहें और भी अधिक विषैली हो गईं। महुआ ने आंखें मूंद ली और हिडन एल्डर सेकंड के स्टोरेज बैग में खोजबीन शुरू कर दी। छिपे हुए एल्डर सेकंड के स्टोरेज बैग के अंदर केवल कुछ स्पिरिट स्टोन, कुछ भयावह खंजर और कुछ किताबें थीं, जिनमें हत्या करने के लिए कल्टीवेटर के महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवरण था। इसके अलावा वहां कुछ जैड स्लिप्स भी थे, लेकिन जैड स्लिप्स में केवल कुछ जहर की विधियां और विविध खेती तकनीकें आदि ही थीं। कुल मिलाकर स्टोरेज बैग में कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। स्पष्टतः हिडन एल्डर सेकंड कार्य में तथा व्यक्तिगत रूप से चालाक था तथा वह किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु को स्टोरेज बैग जैसे स्पष्ट स्थान पर नहीं रखता था। महुआ ने फिर छिपे हुए बड़े दूसरे से पूछा, माइनर 5 एलिमेंट स्टेल्थ स्किल कहाँ है? मुरोंग कय्यून जैसे आसपास के लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने यही अनुमान लगाया था। ये कनिष्ठ भाई महुआ इस छिपे हुए बड़े दूसरे को पकड़ने के लिए उत्सुक था, संभवतः उसकी छिपाने की तकनीक में रुचि रखता था। लेकिन ऐसी बात स्वाभाविक भी थी। पाप साधक को पकड़ना, युद्ध की लूट को इकट्ठा करना, कुछ मंत्र सीखना, जब तक कि यह महत्वपूर्ण संप्रदाय रहस्यों या बुरी तकनीकों और दानव कौशल से संबंधित न हो, ये सभी स्वीकार्य थे। और अब जब हिडन एल्डर सेकंड को पकड़ लिया गया था, तो मेरिट पॉइंट भी हाथ में थे। जहां तक हिडन एल्डर सेकंड का सवाल है, उन्होंने इस जूनियर भाई को उसकी इच्छा के अनुसार काम करने दिया। मुरोंग कय्यून और हुआ कियान राक्षस जानवरों या अन्य पाप साधकों द्वारा घात लगाए जाने से बचने के लिए उनके चारों ओर निगरानी रखते थे। शांगुआनजू हुआ के पास खड़ा था ताकि खतरे की स्थिति में वह उसकी रक्षा कर सके। ओयांग फैंग हिडन एल्डर सेकंड के पीछे खड़ा था ताकि अगर उसके पास कोई चाल बची हो और वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अचानक कदम उठा ले तो वह उसे रोक सके। छिपे हुए बड़े दूसरे ने मुंह भर खून थूका और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं इसे सौंप दूंगा। महुआ ने ठंडी आवाज में कहा, काफी कठिन। फिर और अधिक इंतजार न कर पाने के कारण उसने स्टोरेज बैग से एक धातु की प्लेट निकाली। बाद में उन्हें इस धातु की प्लेट को संशोधित करने के लिए कुछ समय मिला। पर्वत, जल और अग्नि संरचनाओं के प्रभाव थोड़े कमजोर महसूस हुए तथा उनके बीच पूरक प्रभाव का अभाव था। इस बार उन्होंने माउंटेन फॉर्मेशन को हटा दिया और उसकी जगह गोल्ड सीरीज फॉर्मेशन जोड़ दिया। घुटने पर चुभने वाली सुनहरी सुई पत्थर से भी अधिक दर्दनाक होनी चाहिए। यदि हिडन एल्डर सेकंड इतना जिद्दी न होता तो उसे सजा देने में शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन अब वह न केवल जिद्दी था, बल्कि वह उसे उग्रता से देख भी रहा था, और महुआ ने संयोग से उस पर इस बेहतर फॉर्मेशन पनिशमेंट बोर्ड का परीक्षण किया। महुआ ने धातु की प्लेट जमीन पर रखी, संरचना को सक्रिय किया, फिर तीखे स्वर में हिडन एल्डर सेकंड से कहा,
बस एक पल के लिए घुटने टेकें, देखें कि क्या इससे दर्द होता है। यदि नहीं होता है तो मैं इसे अनुकूलित करने और इसे थोड़ा सुधारने का तरीका सोचूंगा। छिपे हुए बड़े दूसरे को आश्चर्य हुआ। ये छोटा शैतान क्या बकवास कर रहा है। इतने जहरीले शब्द फिर भी उसके होठों से बोले गए, वे किसी तरह ऐसे लग रहे थे जैसे वह कह रहा हो, मेरे पास एक कैंडी है, इसे बाद में चख कर देखना कि यह मीठी है या नहीं, अगर नहीं तो मैं इसमें और चीनी डाल दूंगी। वरिष्ठ भाई फैंग। मो हुआ ने ओयांग फैंग पर नजर डाली। ओयांग फैंग तुरंत समझ गया और उसने कुशलतापूर्वक हिडन एल्डर सेकंड को पकड़ लिया, उसे लोहे के बोर्ड पर दबा दिया और तुरंत एक सुअरवध चीख गूंज उठी। मुरोंग कयुन ने असहाय होकर अपना माथा पकड़ लिया। उसके अलावा शांग गुआनजू और हुआ कियान अवाक रह गए। यह इस लोहे के बोर्ड के साथ उनकी पहली मुठभेड़ थी, लेकिन यह आखिरी नहीं होगी। मो हुआ ने उत्सुकता से हिडन से पूछा, क्या इससे दर्द होता है? छिपे हुए एल्डर सेकंड को इतनी पीड़ा हो रही थी कि वह बोल नहीं पा रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके दांत लगभग कुचल रहे थे। बोलो, मो हुआ ने फिर आग्रह किया। छिपे हुए बड़े दूसरे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने खून थूक दिया। एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय के बाद जैसे ही हिडन एल्डर सेकंड बेहोश होने वाला था, मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्री को चलाया और लोहे के बोर्ड पर संरचना को बंद कर दिया। लेकिन यद्यपि हिडन एल्डर सेकंड अस्थिर था, फिर भी उसने दृढ़ निश्चय दिखाया और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपने स्त्री बोर्ड की क्षमता को थोड़ा अधिक आंक लिया था। यद्यपि यह कष्टदायक था, फिर भी इसमें कुछ भिन्नता का अभाव था तथा इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हिडन एल्डर सेकंड को कुछ हद तक कम करके आंका था। सचमुच हिडन एल्डर सेकंड एक कठोर आदमी था। क्या चुपके कौशल की यह विरासत इतनी महत्वपूर्ण थी? अगर उसे यातना देकर मार भी दिया जाए तो भी वह नहीं बोलेगा। या शायद क्या उसने महसूस किया कि पकड़े जाने का मतलब बाद में उसकी अवश्यंभावी मृत्यु है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बोलता है या नहीं। यह हो सकता है उसने कोई प्रशिक्षण लिया हो और उसके मन में अकथनीय रहस्य छिपे हों, इसलिए पकड़े जाने पर वह दांत पीसकर चुप हो जाएगा। अल्पविराम। एक पल में मो हुआ के विचार उग्र हो गए। हालांकि उन्हें अन्य मामलों की परवाह नहीं थी, उन्हें सबसे अधिक चिंता -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल की थी। जो बत्तख लगभग उसके मुंह में थी, उसे उड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि हिडन एल्डर सेकंड नहीं बोलेगा तो वह स्वयं खोजेगा। ऐसी अनमोल विरासत छिपे हुए बड़े दूसरे निश्चित रूप से इसे अपने शरीर पर ले जाएंगे। ठीक उसकी अपनी विरासत की तरह जो उसके मालिक द्वारा दी गई स्टोरेज रिंग के भीतर छिपी हुई है, छिपे हुए एल्डर सेकंड के पास भी उसके शरीर पर छिपने का स्थान होना चाहिए। मो हुआ ने लेटर टोकन के बारे में सोचा। बाल्ड ईगल का पत्र चिन्ह जिसे वह खोजने में सफल नहीं हो पाया था, जिसे बाद में ताओवादी न्यायालय द्वारा खोजा गया। मो हुआ को कुछ क्रोध आया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने उस कार्य कारण वायु तंत्र के बारे में सोचा जिसे उसने प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की गणना करते समय महसूस किया था। गणना। मो हुआ की निगाहें तेज हो गईं, उसकी पुतलियां काले आधार के साथ काली हो गईं और इस पर स्वर्गीय गुप्त पैटर्न के धागे बनने लगे। छिपे हुए बड़े दूसरे को सिहरन हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे मो हुआ की रहस्यमय और गहरी आंखों ने उसके रहस्यों को देख लिया हो। एक क्षण बाद मो हुआ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। उसने 1000 जून छड़ी निकाली और उसे ओयांग फैंग को सौंप दिया, हिडन एल्डर सेकंड की ओर इशारा करते हुए, वरिष्ठ भाई फैंग, मुझे उसके दांत तोड़ने में मदद करें। ओयांग फैंग हिचकिचाया। दांत? हम। मो हुआ ने सिर हिलाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद ओयांग फैंग ने मो हुआ की इच्छा का पालन किया। हिडन एल्डर सेकंड के चेहरे पर भय के भाव के साथ ओयांग फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शक्ति में एकत्रित किया और अपनी छड़ी के एक प्रहार से हिडन एल्डर सेकंड के दांतों को तोड़ दिया। खून बहने लगा और हिडन एल्डर सेकंड के दांत जमीन पर बिखर गए। मो हुआ ने संक्षेप में समझा, एक दांत निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, यह दांत एक भंडारण बैग था। एक बहुत छोटा सा भंडारण बैग जिसके अंदर हथेली के आकार जितनी जगह है, बस एक जेड स्लिप रखने के लिए पर्याप्त। मो हुआ ने जेड स्लिप निकाली और उसे हिडन एल्डर सेकंड के सामने लटका दिया। छिपे हुए बड़े दूसरे ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मो हुआ ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चुपके तकनीक अच्छी है, लेकिन अब यह मेरी है। जेड स्लिप के अंदर विरासत को संरक्षित करने के लिए दांतों को भंडारण बैग के रूप में उपयोग करना। ये छिपा हुआ एल्डर सेकंड वास्तव में भयावह और चालाक है।
मुरोंग कय्यून और अन्य लोग आश्चर्यचकित दिखे और फिर वे मोहुआ की ओर देखने लगे और भी अधिक हैरान हो गए। उन्हें लगा कि उनका कनिष्ठ भाई छिपे हुए बड़े दूसरे से भी अधिक चालाक था। उन्होंने किसी के दांतों के अंदर छिपी जैड स्लिप भी खोज निकाली, दांतों को तोड़ दिया और जैड स्लिप को पुनः प्राप्त कर लिया। छिपे हुए एल्डर सेकंड के चेहरे पर घबराहट थी, उसे यह अविश्वसनीय लग रहा था। उन्होंने इस जैड स्लिप के स्थान को इतनी अच्छी तरह से छुपाया था कि 100 वर्षों से भी अधिक समय तक उनके अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। आखिर इस बच्चे ने इसे कैसे देखा? लेकिन मोहुआ को देखकर, जो मुस्कुरा रही थी और जैड स्लिप पकड़े हुए खुशी से झूम रही थी, हिडन एल्डर सेकंड को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने व्यंग्य किया, बच्चे, इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। उसके कुछ दांत गिर गए थे, जिससे उसकी बात समझना थोड़ा कठिन हो गया था। यह एक विरासत में मिली जैड स्लिप है जिसमें एक सीलिंग पैटर्न जोड़ा गया है। सीलिंग पैटर्न को जाने बिना सील को तोड़ा नहीं जा सकता, और आप कभी भी इसके अंदर मौजूद -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल के लिए मंत्र हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं 5 छिपे हुए द्वारों का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं जो जैड स्लिप के सीलिंग पैटर्न के बारे में जानता हूं। छिपे हुए एल्डर सेकंड ने एक भयावह मुस्कुराहट प्रकट की। ओयांग फैंग ने एक भान उठाए और अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। सीलिंग पैटर्न छोड़ दो और तुम्हें कष्ट नहीं होगा। छिपे हुए एल्डर सेकंड ने मुंह भर खून थूक दिया, बिना किसी खुशी के मुस्कुराते हुए, केवल शारीरिक दर्द, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ओयांग फैंग ने भौहें चढ़ाईं, तुम क्या चाहते हो? मुझे और क्या चाहिए? छिपे हुए एल्डर सेकंड की आंखों में चालाक चमक साफ दिखाई दे रही थी। जाहिर है, यह मेरी जिंदगी है। मैं सीलिंग पैटर्न छोड़ता हूं और आप मुझे जाने दें। छिपे हुए एल्डर सेकंड ने उपहास किया। ओयांग फैंग ने अपना सिर हिलाया, सपने मत देखो। तो फिर भूल जाओ। छिपे हुए एल्डर सेकंड ने उपहास किया, अगर तुम मुझे मार दोगे तो यह जैड स्लिप भी बेकार हो जाएगी। मुरोंग कय्यून ने भौहें चढ़ाईं, अपना सिर घुमाया और मोहुआ की ओर देखा। ये देखकर कि मोहुआ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही थी और जैड स्लिप के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, वह अंदर छिपे मंत्र को जानने के लिए उत्सुक थी। वह कुछ नर्म पड़ गई और धीमी आवाज में छिपे हुए एल्डर सेकंड को धमकी दी। अतिरिक्त मुहरों के साथ जैड स्लिप ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी फॉर्मेशन मास्टर हल नहीं कर सकता। सही, छिपे हुए एल्डर सेकंड ने व्यंग्य किया, ऐसे फॉर्मेशन मास्टर्स हैं जो इसे हल कर सकते हैं। लेकिन युआन चुंबकीय संरचनाओं में निपुण संरचना मास्टर्स बहुत कम हैं, और उनमें से भी कम युआन चुंबकीय संरचनाओं का उपयोग सीलिंग पैटर्न को पूर्ववत करने के लिए कर सकते हैं। युआन चुंबकीय संरचना बनाना और सीलिंग तथा गुप्त पैटर्न लागू करना तथा युआन चुंबकीय संरचना को तोड़ना दो पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। यदि कोई इसे बना भी ले तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वह इसे सुलझा सके। यहां तक कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे हल कर सकता है, तो इस बात पर विचार करते हुए कि इस तरह के निर्माण मास्टर का समय कितना कीमती है, और सावधानीपूर्वक दिव्य भावना प्रबंधन के लिए उनकी आवश्यकता को देखते हुए, क्या वे केवल फाउंडेशन स्थापना चरण अस्पष्ट विरासत के साथ परेशान होंगे? मुरोंग कय्यून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अन्य लोग भी हिचकिचा रहे थे। वे वास्तव में मोहुआ की मदद करना चाहते थे और -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल के लिए मंत्र सीखना चाहते थे, लेकिन वे संभवतः हिडन एल्डर सेकंड की मांग पर सहमत नहीं हो सकते थे। छिपे हुए एल्डर सेकंड के अनेक कुकर्मों के कारण, भले ही मेरिट पॉइंट्स न हो, वे उसे जाने नहीं दे सकते थे। बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देना बिल्कुल भी विकल्प नहीं था। यदि वे अन्य अनुभवी फॉर्मेशन मास्टर्स से जैड स्लिप को खोलने के लिए कहें, तो लागत बहुत अधिक होगी, यहां तक कि इस मिशन से अर्जित मेरिट पॉइंट से भी अधिक होगी, जो कि एक नुकसान होगा। समूह को डगमगाता देख छिपे हुए एल्डर सेकंड ने फिर मुस्कुराकर कहा, इसके अलावा सील खोलना उतना सुरक्षित नहीं है। अगर यह गलत तरीके से किया गया और अंदर के चुंबकीय पैटर्न नष्ट हो गए, तो यह जैड स्लिप बर्बाद हो जाएगी। यदि आप 5 छिपे हुए द्वारों की इस विरासत को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह असंभव होगा। ओयांग फैंग की निगाहें तेज हो गईं, और उन्होंने उपहास किया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? रूढ़िवादी विरासत 5 गुप्त द्वारों के पास है। जब तक 5 गुप्त द्वार हैं, विरासत बनी रहेगी। तुम तो बस 5 गुप्त द्वारों के एक धर्मत्यागी हो। छिपे हुए एल्डर सेकंड की मुस्कान अचानक उन्मत्त हो गई, उसकी आवाज विकृत हो गई। क्या 5 छिपे हुए द्वार अभी भी मौजूद हैं? हे, 5 छिपे हुए द्वार अभी भी मौजूद हैं। ये चला गया, ये पहले ही चला गया है। छिपे हुए एल्डर सेकंड की मुस्कान खून से सनी हुई थी। यह जैड स्लिप अंतिम विरासत है और 5 छिपे हुए गेट जल्द ही सूची से हटा दिए जाएंगे।
मुरोंग कय्यून और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनकी भौहें और भी चढ़ गईं। छिपे हुए एल्डर सेकंड, अपनी निरर्थक बकवास बंद करो, तुम क्या मूर्खतापूर्ण बातें कह रहे हो। छिपे हुए एल्डर सेकंड की मुस्कान भयंकर और अर्थपूर्ण थी, मानो या न मानो, ये तुम पर निर्भर है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, यह शायद एकमात्र 5 छिपे हुए गेट जेड स्लिप है जिसे तुम कभी देखोगे। अगर इसे गलत तरीके से हल किया गया और चुंबकीय पैटर्न क्षतिग्रस्त हो गए, तो तुम कभी नहीं। इससे पहले कि हिडन एल्डर सेकंड अपनी बात पूरी कर पाता, एक कर्कश आवाज ने बीच में टोक दिया। हो गया। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि मोहुआ जेड स्लिप को अपने माथे पर दबाए हुए था, उसकी आंखें चमकती हुई मुस्कुरा रही थीं और वह उत्सुकता से कुछ पढ़ रहा था। मुरोंग कय्यून और अन्य लोग दंग रह गए। हो गया। क्या सीलिंग पैटर्न अनलॉक किया गया था? असंभव। छिपे हुए एल्डर सेकंड की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, फिर उसने ध्यान से जांच की और चिल्लाया। ठीक है, असंभव, बेशर्म बदमाश, नाटक कर रहा है। मत सोचो कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। मेरे 5 छिपे हुए गेटों की जेड स्लिप का सीलिंग पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आप कह सके कि यह अनलॉक है, और ऐसा ही है। उसके अविश्वास को देखकर मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर जेड स्लिप से सुनाया। मामूली 5 तत्व चुपके कौशल, 5 छिपे हुए द्वार की अंतिम तकनीक, खुलासा नहीं किया जाएगा। 5 तत्वों को महसूस करना, स्वयं को छिपाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करना। छोटी छोटी चीजें एक पत्ते की दृष्टि में छिपी रहती हैं, बड़ी चीजें स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों के बीच छिपी रहती हैं। इसका अर्थ गहरा है, इसके अनुप्रयोग व्यापक हैं। इसका उपयोग आक्रमण, बचाव, सृजन, विनाश, छिपाव तथा मूर्त इरादों को अदृश्य बनाने के लिए किया जा सकता है। ताओ साधना का अनुसरण करने वाले लोग अंधकार में धोखा नहीं खाते। हालांकि जो लोग खुद को छिपाते हैं वे छाया में रहते हैं, और उन्हें बुराइयां करने, गोपनीयता में दखल देने, जीवन के खिलाफ साजिश रचने, चोरी करने या ऐसे कार्य करने के लिए इस मंत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो उनके साथियों द्वारा तिरस्कृत हो और उनके संप्रदाय को शर्मिंदा करें। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनके मंत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। हुआ ने प्रत्येक वाक्य सुनाया, और हिडन एल्डर सेकंड का चेहरा हर बार थोड़ा और सफेद हो गया। जब मोहुआ ने अपनी बात समाप्त की, तब उसका चेहरा कागज की तरह सफेद, रक्तहीन हो गया था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। आप, यह ऐसे कैसे संभव है? मोहुआ ने आह भरी, आपने 5 गुप्त द्वार की पैतृक शिक्षाओं का उल्लंघन किया है। माइनर 5 एलिमेंट स्टेल्थ स्किल में निपुणता, लेकिन घात लगाकर हमला करने और हत्या करने के लिए, यहां तक कि अपने शिकार के पेट तक फाड़ देने के लिए, उसके तरीके क्रूर थे। लोगों की निजता में दखल देना और चोरी करना जैसी अन्य बातें भी शायद उसके लिए अजनबी नहीं थीं। मौका मिलने पर लोग बुराई करने लगते हैं। हर कोई उनके जैसा दयालु हृदय और दृढ़तावादी हृदय वाला नहीं था। मोहुआ ने सिर हिलाया। अब जबकि उसने माइनर 5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल प्राप्त कर ली थी, हिडन एल्डर सेकंड बेकार था। ये गुप्त ज्येष्ठ द्वितीय एक पुराना पाप साधक था जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण, चालाक और क्रूर था, और इसके अलावा बहुत चुप रहने वाला था। वह कुछ नहीं कहता था, आपको जो चाहिए था उसे पाने के लिए आपको उसका मुंह खोलना पड़ता था। अब मोहुआ को वह मिल गया जो वह चाहता था। इसके बाद उसे बस इतना करना था कि हिडन एल्डर सेकंड को ताओवादी न्यायालय को सौंप देना था, उसे मेरिट पॉइंट्स के बदले में बदल देना था, और सब ठीक हो जाएगा। तुम ताओवादी दरबार में जाओ और अपने कटे हुए सिर के भोज का आनंद लो। मोहुआ ने अधिकार की स्थिति से हिडन एल्डर सेकंड से कहा, मी जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। छिपे हुए बड़े दूसरे ने अभी भी मोहुआ को भयंकर रूप से घूरा, जैसे कि वह मोहुआ की छवि को हमेशा के लिए अपने दिमाग में उकेरना चाहता था, यहां तक कि एक भूत के रूप में उसे परेशान करना चाहता था। मोहुआ उससे डरता नहीं था। यदि वह भूत में बदल जाता तो उसे और भी कम डर लगता। हालांकि हिडन के बड़े भाई को अपनी ओर विषैली निगाहों से देखते हुए मोहुआ इतना उदार नहीं था। मोहुआ के दयालु सुझाव के बाद हिडन एल्डर सेकंड की दोनों भुजाएं फिर से तोड़ दी गईं, उसके दाहिने हाथ की नसें उखाड़ दी गईं और उसकी मेरिडियन नष्ट कर दी गईं। इस तरह वह फिर कभी कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकेगा। ओयांग फैंग ने हिडन एल्डर सेकंड को कॉलर से घसीटा जब वे कैंगलांग पर्वत से निकले, लुओपान माउंटेन रोड से गुजरे और क्यानिक्स्यू राज्य सीमा में ताओवादी न्यायालय में पहुंचे। ताओवादी दरबार में परिवर्तन अपेक्षाकृत सुचारू था।
टूटे हुए हाथ और पैर तथा सामने के दांत भी गायब होने के कारण, हिडन एल्डर सेकंड की तरह विकलांग होने के कारण उसे अस्थायी रूप से ताओवादी जेल में डाल दिया गया, जहां न्यायालय के अधिकारी ने सुनवाई की और उसे सजा सुनाई। फिर हर कोई संप्रदाय में वापस आ सकता था और कार्य निपटान और मेरिट अंकों के वितरण की प्रतीक्षा कर सकता था। मो हुआ भी सुपरवाइजर गू से मिलना चाहता था, लेकिन चारों ओर देखने के बाद उसे गू चांगहुआई का लंबा, तेजस्वी, कुछ हद तक अभिमानी और थोड़ा तेजतर्रार व्यक्तित्व दिखाई नहीं दिया। मो हुआ ने प्रवर्तन नेता से पूछा, जिसने उसे बताया कि गू चांगहुआई किसी मिशन पर बाहर गए हुए हैं। वह इस समय ताओवादी दरबार में नहीं थे। तृतीय श्रेणी पर्यवेक्षक होने के नाते वह आमतौर पर काफी व्यस्त रहते थे। मो हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ। वह अंकल गू के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करना चाहता था। अल्पविराम। अब जब उनका कार्य पूरा हो गया था तो हर कोई संप्रदाय में लौटने के लिए तैयार था। संप्रदाय में वापसी पर मुरोग कयुन ने एक गाड़ी किराए पर ली थी जो मीठे फलों और सुगंधित चाय से भरी थी। सबका मूड बहुत हल्का था। उन्होंने सोचा था कि इस मिशन में काफी समय लगेगा, काफी प्रयास की आवश्यकता होगी तथा इसमें कुछ खतरे भी होंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सुचारू रूप से चला। इसमें कोई घायल नहीं हुआ, देरी न्यूनतम थी तथा मिशन एक ही दिन में पूरा हो गया, जिससे वे संप्रदाय में वापस लौट सके। इस प्रकार गाड़ी के अंदर का माहौल काफी शांत था। मुरोंग कयुन और हुआ कियान कियान फूलों की चाय पीते हुए, अपने नाजुक हाथों से अपने मुंह को ढांकते हुए, हंसते हुए अंतरंग शब्द फुसफुसा रहे थे। शांगुआन जू ने अपनी भारी तलवार को चमकाया। मो हुआ ने एक बड़ा तरबूज पकड़ा हुआ था और वह सुगंधित और मीठे तरबूज का आनंद लेते हुए खिड़की से बाहर के दृश्य को देख रहा था। केवल ओयांग फैंग ही व्यस्त लग रहा था, कभी कभी मो हुआ की ओर देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से फटी हुई थी जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। जब वह परेशान दिख रहा था तभी अचानक उसके सामने एक चमकदार लाल स्पिरिट फल प्रकट हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, वरिष्ठ भाई फैंग, कुछ फल लीजिए। ओयांग फैंग आश्चर्यचकित रह गया और फिर हंसते हुए मो हुआ के हाथ से फल लेते हुए गर्मजोशी से बोला, धन्यवाद। मो हुआ ने सिर हिलाया और तरबूज का एक और टुकड़ा लिया, अपने गाल फुलाते हुए, और पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ओयांग फैंग ने थोड़ी देर रुककर आह भरी और कहा, यह प्रश्न थोड़ा असभ्य हो सकता है लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। ओयांग फैंग फिर से रुका, उसकी आवाज गहरी थी, जूनियर भाई मो, आपने उस सीलिंग पैटर्न को कैसे अनलॉक किया? एक क्षण के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया। शांगुआन जू ने अपनी तलवार चमकाना बंद कर दिया। मुरोंग कयुन और हुआ कियान कियान ने अपनी फुसफुसाहट बंद कर दी और मो हुआ की ओर देखा। स्पष्टतः वे सभी सील खुलने के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वे ताओ साधना के रहस्यों को जानने के बारे में चिंतित थे, इसलिए उनके लिए पूछना कठिन था। मो हुआ ने शांति से कहा, मैं भाग्यशाली था, मैंने इसका अनुमान लगा लिया। ओयांग फैंग ने स्पिरिट फ्रूट को एक टुकड़ा काटा और चुपचाप मो हुआ को देखा। मुरोंग कयुन और अन्य लोगों ने आंखें सिकोड़ लीं, स्पष्टतः वे आश्वस्त नहीं थे। मो हुआ ने फिर बताया, मैंने कुछ सेकेंडरी थंडर पैटर्न नोट कर लिए हैं, जो सीक्रेट पैटर्न से काफी मिलते जुलते हैं। सील खोलते समय मैंने एक एक करके अपनी किस्मत आजमाई। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। वह सचमुच थोड़े भाग्य के कारण -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल Z स्लिप पर लगी सील को खोलने में सक्षम हो गया। छिपे हुए बड़े दूसरे बॉस जियांग की सूची में थे। एक संभावना को ध्यान में रखते हुए मो हुआ ने बॉस जियांग की Z स्लिप से एकत्रित सेकेंडरी थंडर पैटर्न लाइब्रेरी का उपयोग हिडन एल्डर सेकंड की Z स्लिप सील को अनलॉक करने का प्रयास करने के लिए किया। लगभग 1 दर्जन प्रयास करने के बाद भी वह इसे खोलने में सफल रहे। ये सचमुच अच्छी किस्मत थी, ऐसा अनुमान लगाया। हालांकि इस भाग्य के लिए पर्याप्त दिव्य इंद्रिय गणना शक्ति, संरचनाओं में ज्ञान का एक ठोस संचय और संरचनाओं में मजबूत विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। ये गहरे पहलू ऐसी बातें थीं जो ओयांग फैंग को नहीं पता थीं, जैसा कि उन्होंने केवल कहा, आपने युआन चुंबकीय संरचना सीखी। मो हुआ ने इसे नहीं छिपाया और सिर हिलाया, थोड़ा बहुत सीखा। ओयांग फैंग ने मन ही मन आह भरी। असली युआन चुंबकीय संरचना में मूल चुंबकत्व के सिद्धांत शामिल होते हैं और इसके लिए संरचना पैटर्न की 2 परतों का चित्रण आवश्यक होता है, जबकि लघु युआन चुंबकीय संरचना एक सतही विधि है। उनके बीच का अंतर जमीन आसमान जैसा है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्होंने मो हुआ के गठन कौशल को काफी ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन उसने अभी भी इस जूनियर भाई को कम आंका था। इसलिए
ओयांग फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या अब तुम सील तोड़ सकते हो? मो हुआ ने कहा, मैंने अभी अभी सीखा है, मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, मैं उन सभी को अनलॉक कर सकता हूँ, और इस बात की पूरी संभावना है कि मुझे भाग्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। मो हुआ ने अपनी ताकत को छिपाने के लिए भाग्य की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर बताया। भाग्य पर भरोसा। ओयांग फैंग ने राहत की सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं, उसने सोचा था कि मो हुआ वास्तव में अपने फॉर्मेशन कौशल का उपयोग करके लगातार सील्स को तोड़ सकता है। ये बहुत अपमानजनक होगा और बहुत खतरनाक। चूंकि यह भाग्य पर आधारित था, इसलिए सभी ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मो हुआ को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना स्टोरेज बैग खोला, -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल की जेड स्लिप निकाली और पूछा, बड़े भाई, वरिष्ठ बहन, क्या आप इस छिपाव तकनीक की नकल करना चाहते हैं? छिपे हुए एल्डर सेकंड को सभी ने एक साथ पकड़ लिया था। मेरिट पॉइंट्स को एक साथ वितरित किया गया था, इसलिए तार्किक रूप से मंत्रों को भी साझा किया जाना चाहिए। सभी लोग एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर अपना सिर हिला दिया। ओयांग फैंग ने कहा, हम छिपाने की तकनीक का अध्ययन नहीं करते हैं और वे हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, आप इसे रखें। ठीक है। मो हुआ ने जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया और फिर पूछा, वैसे अगर मैं इस मंत्र को संप्रदाय को सौंप दूं, तो क्या मैं इसे मेरिट पॉइंट्स के लिए बदल सकता हूं? मुरोंग कयुन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया, आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा परेशानी भरा है। परेशानी वाली बात? हाँ, मुरोंग कयुन ने कहा, संप्रदाय की साधना तकनीकें और मंत्र पहले से ही काफी विस्तृत हैं। अगर आप इसे प्रस्तुत करते हैं, तो बुजुर्गों को इसे शामिल करने का निर्णय लेने से पहले मौजूदा मंत्रों से इसकी तुलना करनी होगी। यह कोई समस्या नहीं है। मुद्दा यह है कि कई मंत्रों को अन्य संप्रदायों के मंत्रों के साथ संयोग से बचने की आवश्यकता है। कुछ मंत्र, यदि उनका कुछ अन्य संप्रदायों के साथ गहरा संबंध है, तो उन्हें ताइक्सुगेट के पुस्तक मंडप में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हें जल्दबाजी में शामिल करने से कभी कभी विवाद उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि जब तक आप उन्हें प्रस्तुत करते हैं, जब तक मंत्र बहुत सामान्य नहीं है और उद्गम स्पष्ट है, संप्रदाय आमतौर पर कुछ मेरिट अंक पुरस्कृत करेगा, चाहे कुछ भी हो। हालांकि ये मेरिट पॉइंट संभवतः ज्यादा नहीं होंगे। कुल मिलाकर संप्रदाय को अभी भी उम्मीद है कि शिष्य विरासत में मिले कौशल प्रस्तुत करने के बजाय इनाम और मिशन लेकर मेरिट अंक अर्जित करेंगे। ये सही है, ये सही है। हुआ कियान की आवाज तीखी थी, वह बार बार सिर हिला रही थी और मो हुआ से गपशप कर रही थी। स्माइलिंग फेस। ऐसा कहा जाता है कि सेवक गोल्ड सेक्ट, जिसे पेटी गेट के नाम से भी जाना जाता है, में एक बार इस तरह की स्थिति थी। कुछ शिष्यों ने योग्यता अंक अर्जित करने के लिए अपने ही परिवारों से विरासत चुरा ली और योग्यता अंकों के बदले में उन्हें संप्रदाय को सौंप दिया। विरासत के लालच में सेवक गोल्ड संप्रदाय ने चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लिया और बेशर्मी से उन्हें संप्रदाय के पैतृक ताओवादी कौशल के रूप में सूचीबद्ध किया। बाद में जब अन्य परिवारों ने दस्तक दी, तो सेवक गोल्ड सेक्ट ने प्रतिष्ठा की खातिर दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया और दूसरों के लिए ये हंसी का पात्र बन गया। तब से संप्रदाय ने उत्तराधिकार स्वीकार करने में बहुत अधिक संयम बरता है तथा दिए जाने वाले योग्यता अंक भी कम हो गए हैं। मुरोंग कयुन ने असहाय होकर हुआ कियान को घूरते हुए कहा, कियान, सेवक गोल्ड संप्रदाय संकीर्ण सोच वाला है, उनके बुरे पक्ष के बारे में ज्यादा बात मत करो। हुआ कियान ने हंसते हुए कहा। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछने के लिए एक और सवाल सोचा। वरिष्ठ बहन मुरोंग, मान लीजिए। मो हुआ ने पलके झपकाते हुए जोर दिया। मेरा मतलब है, मान लीजिए मुझे गलती से कियान राज्य के अन्य संप्रदायों से विरासत में मिले कुछ मंत्र मिल गए हैं, क्या मैं उन्हें सीख सकता हूं? मुरोंग कयुन की निगाहें अर्थपूर्ण थीं जब उसने धीरे से पूछा, क्या वे उच्च पद के हैं? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, उच्च नहीं, सब निम्न स्तर का, हीन। वह श्रेष्ठ, उच्च श्रेणी के मंत्रों का खर्च वहन नहीं कर सकता था। तो फिर कोई बात नहीं, मुरोंग कयुन ने कहा, वे मुझे इसके लिए परेशानी नहीं देंगे। मुरोंग कयुन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, जब तक कि आपने उन्हें हत्या और लूट के माध्यम से प्राप्त नहीं किया हो, नापाक मूल के साथ उजागर होने से डरते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से ऐसे निम्न स्तर घटिया मंत्रों को सीखने और उनका उपयोग करने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखकर कि मो हुआ अभी भी कुछ अस्पष्ट था, मुरोंग कयुन ने आगे बताया, बैकवोट निम्न स्तरीय मंत्र जिन्हें अनेक साधकों ने सीखा है और भी अधिक साधकों ने प्रयोग किया है, विचारधाराओं में विविध और वंश परंपरा में जटिल हैं।
प्रायः वे एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। ये सिद्ध करना बहुत कठिन है कि कौन सा मंत्र निश्चित रूप से किसकी विरासत का है। उदाहरण के लिए फायरबॉल तकनीक जैसी कोई चीज। बैकवोट 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 आप इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करता है, और ऊपरी तौर पर यह एक आग के गोले से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अगर इनमें अंतर भी हो तो भी साधारण साधक इनकी सूक्ष्मताओं को नहीं पहचान सकते। आगे जांच करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ मंत्र अलग हैं। बैकवोट 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 इस प्रकार के मंत्रों की विशेषताएं बहुत विशिष्ट होती हैं। जैसे ही आप इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, दूसरे लोग इसे पहचान लेंगे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए क्यानेक्स्यू राज्य सीमा के भीतर जब तक निम्न स्तरीय मंत्र की उत्पत्ति स्पष्ट है, तब तक इसे सीखने और उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ मंत्रों के मामले में, जब तक कि वे आपके अपने संप्रदाय से न हो, एक बार प्राप्त होने के बाद उन्हें या तो ताओवादी न्यायालय को सौंप दिया जाना चाहिए या उनके मूल स्वामियों को लौटा दिया जाना चाहिए, ताकि वे संबंधित संप्रदाय को वापस दे दिए जाएं। बैकवोट 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 वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, मोहुआ ने सिर हिलाया। अब मैं समझ गया। बैकवोट 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 इसका अर्थ यह है कि निम्न स्तरीय मंत्रों से कोई भी उनका स्वतंत्र रूप से दोहन कर सकता है, लेकिन मध्यम से उच्च श्रेणी के मंत्रों, विशेषकर श्रेष्ठतर मंत्रों को कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख या उपयोग नहीं कर सकता। जैसे सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए। अगर मैं इसे सीखना चाहता हूं तो मुझे बेहद सावधान रहना होगा। बैकवोट 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 मुझे इसका लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए, और जब मैं इसका उपयोग करता हूं तो मैं दूसरों को यह नहीं देखने दे सकता। बिल्कुल बॉस जियांग की तरह। अब जब मोहुआ को ये बात समझ आ गई तो उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। गाड़ी क्यानेक्स्यू राज्य सीमा पर लौट आए और ओयांग फैंग और हुआ कियान ने एक के बाद एक अलविदा कहा। बैकवोट 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 जब ओयांग फैंग गाड़ी से बाहर निकला तो उसने मोहुआ को एक अतिरिक्त नजर से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज में व्यस्त है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हुआ कियान ने मोहुआ को देखा। उसकी आंखें कोमल तरंगों से भरी हुई थीं। उसे यह जूनियर भाई मो बहुत ही मासूम, थोड़ा चालाक और कभी कभी उग्र लगता था, जिससे वह और अधिक प्रिय हो गया। बैकवोट 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 बाद में तीनों ताइक्सू गेट पर लौट आए। शांगुआनजू को कुछ काम निपटाने थे और वह पहले चली गई, इसलिए मोहुआ कुछ देर सीनियर सिस्टर मुरोंग के साथ चली। जब वे अलग हुए तो मुरोंग कयुन रुका, फिर मोहुआ को याद दिलाया। बैकवोट 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 सील खोलने की बात को दूसरों से हल्के में मत लीजिए। मोहुआ ने सिर हिलाया और फिर हैरान होकर पूछा, क्या सील खोलने में कोई निषेध है? बैकवोट 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 मोहुआ अपने दिल में जानता था कि युआन चुंबकीय संरचना सीखना और उसमें महारत हासिल करना कठिन था, और इस तरह के जादू को खोलना कुछ हद तक सामान्य से बाहर था। लेकिन ये सिर्फ उनका अनुमान था, वास्तविक कारण उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं थे। मुरोंग कयुन ने आह भरी, सीलिंग खोलना बहुत मुश्किल है। बैकवोट 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 क्यानेक्स्यू राज्य सीमा में बहुत सारे संप्रदाय हैं और अधिकांश संप्रदाय विरासत जेड स्लिप्स में दर्ज हैं, जिन्हें गठन पैटर्न के माध्यम से सील किया गया है। क्योंकि सील खोलना बहुत कठिन है, इसीलिए जेड स्लिप्स का उपयोग मंत्र बिंदुओं को संग्रहित करने और विरासत में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यदि सभी को पता हो कि सील कैसे खोली जाती है तो इस क्यानेक्स्यू राज्य सीमा में बड़ी संख्या में विरासतें चुरा ली जाएंगी। इसलिए बैकवोट 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 मुरोंग कयुन ने बात वहीं छोड़ दी और मोहुआ की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। चाहे तुमने इसे अपनी योग्यता से खोला हो या भाग्य से, इसके बारे में यूं ही बात मत करो। भले ही यह योग्यता से हुआ हो, आपको कहना चाहिए कि यह भाग्य से हुआ। बैकवोट 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 मोहुआ ने संकेत समझ लिया और मुस्कुराया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, मैं समझ गया। ये देखकर मुरोंग कयुन भी धीरे से मुस्कुराया। डॉट 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 उनके अलग होने के बाद मोहुआ शिष्य के निवास पर लौट आया, जहां उसने तुरंत उत्सुकता से 5 छिपे हुए द्वार की गुप्त परम तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जो 5 तत्वों के साथ विलीन हो गई।
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच छिपी हुई लघु 5 तत्व चुपके कौशल। बैकवोट 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 बैकवोट। ये गुप्त तकनीक उनकी वर्तमान गुप्त तकनीक से कहीं अधिक प्रभावी थी। यद्यपि छिपे हुए बड़े दूसरे अनुभवी थे, उनमें मजबूत दिव्य भावना नहीं थी और वे छिपाव के प्रभाव को पूरी तरह से अधिकतम नहीं कर सके। इसके अलावा वह इस तकनीक का उपयोग गलत कामों के लिए करता रहा था, इसलिए उसके हाथों में ये तकनीक वास्तव में सुअर के सामने फेंके गए मोती के समान थी। मो हुआ ने जेड स्लिप निकाली और करीब से देखने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी अचानक उसे हिडन एल्डर सेकंड की कही हुई बात याद आ गई। बैकवोट 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 बैकवोट। उस वक्त बुजुर्ग की मुस्कान खून से सनी हुई थी। उसने कहा, 5 छिपे हुए दरवाजे अब और नहीं है। यह जेड स्लिप आखिरी विरासत है। 5 हिडन गेट को भी रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। मो हुआ ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। बैकवोट 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 बैकवोट। खराब प्रबंधन के कारण 5 छिपे हुए द्वार, जिन्हें कियानिक्सुए राज्य सीमा से स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था, क्या उन्हें नष्ट कर दिया गया था? क्या ये सच था या नहीं? यदि ये केवल हिडन एल्डर सेकंड द्वारा गढ़ा गया झूठ होता तो यह एक बात होती, लेकिन अगर यह सच है तो 5 छिपे हुए द्वार के भीतर वास्तव में क्या हुआ था? बैकवोट बैकवोट बैकवोट। शिष्य निवास में यह एक शांत रात थी। मो हुआ के विचार उथल पुथल में थे। हिडन एल्डर सेकंड ने ऐसा क्यों कहा कि 5 हिडन गेट मिटा दिए गए हैं? इसे क्यों मिटा दिया गया? और वह कौन था जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया था? जब 5 गुप्त द्वार कियानिक्सु राज्य सीमा से बाहर चले गए, तो क्या ये वास्तव में खराब प्रबंधन और शिष्यों की भर्ती करने में असमर्थता के कारण था, या कोई छिपा हुआ कारण था? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह ताइक्सु गेट का एक छोटा सा शिष्य था, जो कि कियानिक्सु राज्य सीमा से अपरिचित था और उसका कई संप्रदायों के साथ बहुत कम संपर्क था। उसने अभी अभी 5 छिपे हुए द्वारों के बारे में सुना था। यदि वह पूछताछ करना भी चाहे तो उसे पता नहीं होगा कि कहां से शुरू करें। इसके अलावा वह बहुत व्यस्त था, कक्षाओं में भाग लेना, कार्य करना, योग्यता अंक जमा करना, साधना करना, निर्माण का अध्ययन करना और मंत्र भी सीखना। ऐसे मामलों के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे समय कहाँ मिलेगा? जब तक वह लघु पंचतत्व गुप्त कौशल में निपुण था, तब तक पंचगुप्त द्वार के मामले, भले ही वे सत्य हों, उसके जैसे लघु साधक के लिए अप्रासंगिक लगते थे। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने बॉस जियांग की डायरी निकाली, गुप्त पैटर्न तोड़ा और अंदर की सूची को पलटते हुए एक और बात पर विचार किया। बॉस जियांग सेवक गोल्ड संप्रदाय का गद्दार था। हिडन एल्डर सेकंड 5 हिडन गेट का गद्दार था। अगर सोने से पहले 1 चम्मच पिए तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। 1 टू स्लिम ... तो क्या इस सूची में शामिल अन्य लोग कियान राज्य के संप्रदायों के गद्दार हो सकते हैं? क्या ये देशद्रोही की सूची थी? मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, और जितना अधिक वह इसे देखता उतना ही अधिक ये संभव प्रतीत होता। उस स्थिति में क्या इन पाप साधकों की विरासत मूल रूप से शीर्ष संप्रदायों, 8 महान द्वारों, 12 धाराओं और कियानिक्सु राज्य सीमा में कई बड़े और छोटे संप्रदायों से थी? ऊन भीड़ से आता है। पाप साधकों से ऊन कतरने की बात हो रही है, लेकिन संक्षेप में ये कियान राज्य के इन संप्रदायों से ऊन कतरना था। इसी विचार के साथ मो हुआ चौंक गया। क्या वह जो जादू टोना सीख रहा था वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ था? अनेक विद्यालयों से विरासत में प्राप्त, एक धारा में एकत्रित तथा सभी मंत्रों को समझकर। जब तक वह सीखता रहेगा, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वह सभी विद्याओं के मंत्रों में निपुणता प्राप्त कर लेगा, अपनी प्रबल दिव्य इंद्रिय का प्रयोग कर सकेगा, असंख्य मंत्रों को आसानी से सीख सकेगा तथा दूसरों के तरीकों का उनके विरुद्ध प्रयोग कर सकेगा, और सभी मंत्रों के सच्चे स्वामी बने। मो हुआ बहुत खुश हुआ। फिर अपने हाथ में जेड स्लिप को देखकर वह कुछ उलझन में पड़ गया। कियानशुए राज्य की सीमा पर इतने सारे संप्रदाय द्रोही क्यों थे, और वे एक साथ क्यों इकट्ठा हुए थे? उन्होंने बॉस जियांग के हाथों में एक सूची क्यों छोड़ी थी? गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठा होना, या क्या उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यद्यपि वे पाप साधक बन गए थे, वे मूलतः वैद्य संप्रदाय के अनुयायी थे और इस प्रकार अन्य पाप साधकों से भिन्न थे तथा वे एक अलग संगठन स्थापित करना चाहते थे? मो हुआ उलझन में था, और जब उसने संक्षिप्त गणना की तो उसका दिमाग थोड़ा बदल गया। लेकिन उसने अभी कुछ ही देर पहले यह अनुमान लगाया था कि एक तीव्र ठंड ने उसके पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया। मो हुआ की पुतलियां फैल गईं।
अराजकता और अज्ञानता के बीच उन्होंने एक विशाल बुरे पोपी जैसे कर्म जाल को देखा जो इच्छाओं से भरा था और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता था। ये कर्म श्रृंखला गहरे बैंगनी रंग की थी, स्पष्ट रूप से कुरूप, फिर भी इससे एक मीठी सड़ती हुई गंध निकलती प्रतीत होती थी, जो व्यक्ति की इच्छाओं को छेड़ती थी तथा साधकों को इसमें गहराई से लिप्त होने के लिए प्रेरित करती थी। ये था बुरी इच्छाओं का सच्चा महान कर्म परिणाम। ये पहले से ही निर्मित था, पाप गहराई से जमा हुआ था, बुरे पैटर्न गहराई से जड़े जमा चुके थे, और कर्म की जंजीरें विशाल और भ्रष्ट थीं, एक भ्रष्ट स्वर्गीय रहस्य। मुंह हुआ को अपनी आंखों में चुभन वाला दर्द महसूस हुआ और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, मानो ये सब एक भ्रम था। लेकिन मुंह हुआ जानता था कि स्वर्गीय रहस्य के निहितार्थ भ्रम से बहुत दूर थे। इस प्रकार का पोपी जैसा कर्म परिणाम निश्चित रूप से वास्तविक था। इसके अलावा पाप से लदे हुए कर्म का ऐसा शक्तिशाली और गहरा जाल कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अपनी वर्तमान दिव्य अनुभूति के स्तर से देख सकता था। यह अज्ञात से रहस्योद्घाटन की तरह था, या शायद यह उसे किसी ने दिखाया था। मुंह हुआ का मूड अचानक गंभीर हो गया। कियानिक्स्यू राज्य की सीमा पर आने के बाद की सभी घटनाएं एक ज़ोट्रोप की तरह उसके दिल में उठी और फिर एक मृग तृष्णा या पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह टूटी हुई लहरों में बिखर गईं। कियानिक्स्यू राज्य सीमा, साधना जगत का शिखर, ज्ञान के साधकों के लिए एक स्थान। अब मुंह हुआ के मन में धारणा पूरी तरह से बदल गई थी। यद्यपि सतह पर यह अभी भी ताओ साधना की समृद्ध उपस्थिति को दर्शाता था, जिसमें संप्रदाय ऊंचे स्थान पर खड़े थे और प्रतिभाएं प्रचुर मात्रा में थीं, हर जगह समृद्धि थी, लेकिन इसके नीचे कुछ सड़ा हुआ छिपा हुआ था। मुंह हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मन ही मन बुदबुदाया, ये कुछ खतरनाक है। मुंह हुआ समझ गया कि इस कर्म परिणाम में बड़े खतरे छिपे हैं। महान दाओ अप्रत्याशित है और स्वर्गीय रहस्य बहता है। स्वर्ग और पृथ्वी शतरंज की बिसात की तरह हैं, सभी जीवित प्राणी शतरंज के मोहरे हैं। अज्ञात में कुछ पहले से ही पनपना शुरू हो गया था। ऐसे समय में यदि संभव हो तो इन भव्य अज्ञात षड्यंत्रों से बचना ही सबसे अच्छा है। इसके अलावा वह अभी भी अपने स्वामी और चाचा के कर्मों का फल भोग रहा था। मुंह हुआ ने आह भरी और एक बार फिर अपने मालिक के बारे में सोचा। उसके स्वामी के इर्द गिर्द बहुत बड़ी साजिशें चल रही थीं, जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। यदि उसे इनके बारे में पता भी चल जाए तो वह एकमात्र आधारशिला निर्माण साधक इच्छुक होते हुए भी असहाय होगा और हस्तक्षेप करने में असमर्थ होगा। फिर वहां उसके चाचा थे। मुंह हुआ को अब भी याद था कि कैसे उसके चाचा एक दांव हृदय से शैतान को रोकते हुए गोल्डन कोर और पंथ रूपांतरणों को उतनी ही आसानी से मार सकते थे जितनी आसानी से सब्जियां काटते हैं। खुद की तो बात ही छोड़िए, वह भी एक ऐसी अदृश्य नींव निर्माण इकाई। अपने स्वामी की स्वर्गीय गुप्त गणना की जांच के बिना उसका चाचा वास्तव में भयानक था। इसके अलावा उनके और उनके चाचा के बीच अभी भी कुछ गलतफहमियां थीं। उसने गुप्त रूप से अपने चाचा की मुश्किल गणनाएं सीख ली थीं, अपने चाचा के राक्षसी विचारों को गुप्त रूप से आत्मसात कर लिया था, और यहां तक कि अपने चाचा के नूडल्स का कटोरा भी खा लिया था। यद्यपि ट्रिकी गणना वैध तरीके से सीखी गई थी, राक्षस विचार आवश्यकता के कारण नष्ट हो गया। नूडल्स को उनके अपने फ्लावर स्पिरिट स्टोन्स से खरीदा गया था। अंकल मुंह निश्चित रूप से द्वेष रखेंगे। मुंह हुआ मेज पर पसर गया, उसका मन अस्तव्यस्त हो गया, फिर धीरे धीरे उसके विचार सुलझने लगे। कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के भीतर एक बड़ी साजिश होनी चाहिए। चाचा के घर पर तो निश्चित ही बहुत बड़ा खतरा होगा, लेकिन चाहे ये कोई षड्यंत्र हो या खतरा, फिलहाल यह उनके लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं था। उनका वर्तमान कार्य अपने जीवन को बचाने और लगातार विकास करने का तरीका ढूंढना था। अपनी साधना और दिव्य ज्ञान को बढ़ाने के अलावा उसे यथासंभव अधिक से अधिक चीजें सीखने की आवश्यकता थी। गठन, मंत्र और अन्य ताओ साधना ज्ञान के बारे में अधिक जानना आवश्यक था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ताइक्सू गेट से आसानी से स्नातक हो सके और शांति और स्थिरता के साथ अपना कोर बना सके। उन्हें समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकने के लिए कुछ खुफिया जानकारी भी जुटानी थी। तभी यदि भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न होता है तो वह उसका पूर्वानुमान लगा सकेगा और उसके लिए तैयार रह सकेगा। मुंह हुआ ने सिर हिलाया। इस प्रकार उसने और भी अधिक परिश्रम के साथ अपने अध्ययन के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कियानिक्स्यू राज्य की सीमा में ताओवादी न्यायालय में पर्यवेक्षक के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद गु चांगहुआई ताओवादी दरबार में लौट आए। उनकी उपस्थिति यात्रा से थकी हुई थी,
फिर भी उनके सुंदर चेहरे पर अभी भी एक स्पष्ट ठंडी उदासीनता दिखाई दे रही थी। पाप साधकों का बाहर जाकर पीछा करना, मौसम की मार सहना और कठिनाइयों का सामना करना बहुत कठिन काम था। ताओवादी दरबार में अभी भी बहुत सारी कठिन प्रक्रियाएं थीं। वह कुछ अधीर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को दबा लिया और धीरे धीरे अपने अधीनस्थों के दस्तावेजों की समीक्षा की। जब वह फाइलों को पढ़ रहा था तो अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने बगल में बैठे प्रवर्तन अधिकारी से पूछा, वह डकैती और हत्या का मामला कैसा चल रहा है? क्या आप इसका उल्लेख कर रहे हैं? प्रवर्तन नेता कुछ हद तक घबराया हुआ था। ताओवादी न्यायालय में इतने सारे मामले होने के कारण वह निश्चित नहीं था कि गू चांगहुआई किस मामले की बात कर रहा है, और उसे डर था कि वह जवाब नहीं दे पाएगा, जिससे वह काफी भयभीत हो गया। गू चांगहुई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, छिपा हुआ बड़ा दूसरा। हाँ, प्रवर्तन नेता को याद आया। जवाब देने से पहले जल्दी से फाइलें पलटते हुए, सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बंद होने वाला है। बंद? गू चांगहुआई की नजर थोड़ी सिकुड़ गई। प्रवर्तन नेता ने पर्यवेक्षक गू के विचारों को समझने में असमर्थ होकर कहा, पर्यवेक्षक, हाँ, ये बंद होने वाला है। क्या हिडन एल्डर सेकंड को पकड़ लिया गया? उसे ताओवादी जेल में डाल दिया गया है और उसके अपराधों के अनुसार दंडित किया गया है। उसे कैसे पकड़ा गया? प्रवर्तन नेता ने जवाब देने से पहले तुरंत फाइलों को फिर से पलटा। ऐसा कहा जाता है, कैंगलांग पर्वत पर निशानों का अनुसरण करते हुए उन्होंने छिपे हुए बड़े दूसरे को पाया, उनके छिपने के स्थान को तोड़ दिया और ताइक्सुगेट ताइया संप्रदाय और सोफूल घाटी के शिष्यों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें ताओवादी दरबार में पहुंचा दिया। क्या आप निश्चित हैं कि यह हिडन एल्डर सेकंड है? उसकी वंश परंपरा, आध्यात्मिक मूल, साधना तकनीक और उसके द्वारा अभ्यास की गई आध्यात्मिक शक्ति की पुष्टि करने के बाद इसमें कोई गलती नहीं है। ये वास्तव में छिपा हुआ एल्डर सेकंड है। गू चांगहुआई हैरान था, क्या कोई अन्य साधक नहीं थे जिन्होंने मदद की? फाइलों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। गू चांगहुआई की निगाहें तेज हो गईं और उसके विचार मंथन करने लगे। इसका कोई मतलब नहीं था। फाइलों में घटनाओं का क्रम तो सही था, लेकिन उनके पीछे का तर्क सही नहीं था। पदचिह्न कैसे खोजे गए, छिपाव कैसे तोड़ा गया तथा किसी को पकड़ने में सहयोग कैसे प्राप्त किया गया? छिपने और हत्या करने में कुशल पाप साधक को पकड़ना एक जटिल मामला था। ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक होने के नाते वह इसे कैसे नहीं समझ सकता था। कुछ अनुभवहीन संप्रदाय के शिष्यों ने केवल 1 या 2 दिन में हिडन एल्डर सेकंड को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जो देखने में काफी संदिग्ध लग रहा था। मुझे हिडन एल्डर सेकंड से मिलने ले चलो, गू चांगहुआई ने कहा। हाँ, प्रवर्तन नेता ने सिर हिलाया। प्रवर्तन नेता का पीछा करते हुए वे भूमिगत ताओवादी जेल में उतरे, जहां गू चांगहुआई ने हिडन एल्डर सेकंड को देखा। छिपे हुए एल्डर सेकंड को स्पिरिट बैनिंग सेल में बंद कर दिया गया था, जहां उसे सेकंड ग्रेड की जंजीरों से बांधा गया था। उसे बहुत यातनाएं दी गई थीं, उसके अंग निष्क्रिय कर दिए गए थे और दांत तोड़ दिए गए थे, जिससे वह बहुत दुखी दिख रहा था। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, क्या हमारे ताओवादी न्यायालय की दंड पद्धति इतनी कठोर है? प्रवर्तन नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। वह आगमन पर लगभग इसी अवस्था में था। उसके अंग टूट गए थे, उसके हाथों की नसें कट गई थीं, उसके सारे दांत चकनाचूर हो गए थे और उसके घुटने, ये पता नहीं कि वह किस बुरी चीज पर घुटने टेके था, वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। गू चांगहुआई ने कुछ देर रुककर पूछा, ये किसने किया? मुझे लगता है कि वे संप्रदाय के शिष्य। गू चांगहुई की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। ये पुणे महिला की एक सीक्रेट वेट लॉस ट्रिक है, आप भी देखें। स्लिमोवेदा। प्रवर्तन नेता ने कहा, पर्यवेक्षक, क्या ये नियमों के विरुद्ध नहीं है? गू चांगहुआई ने ठंडी आवाज में कहा, इसमें नियमों के खिलाफ क्या है? वह एक पाप साधक है। अगर तुम उनके साथ क्रूरता नहीं करोगे तो वे तुम्हारे साथ क्रूरता करेंगे। बात बस इतनी है कि उसने पलक झपकाकर हिडन एल्डर सेकंड की ओर देखा। ये तकनीक बहुत पुरानी है। आजकल क्या संप्रदाय के अनुयायी इतने निर्दयी हो गए हैं? क्या वे शिष्य घायल हो गए थे? गू चांगहुआई ने फिर पूछा। जब उन्होंने ये हिडन एल्डर सेकंड दिया, मैंने उन्हें देखा, वे सभी काफी ऊर्जावान दिख रहे थे, मैंने कोई चोट नहीं देखी। हम, गू चांगहुआई ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जाने से ठीक पहले उसकी आंख के कोने से हिडन एल्डर सेकंड के चेहरे पर झुलसे हुए निशान दिखाई दिए, उसकी नजरें तेज हो गईं। क्या आपने अग्नि यातना का प्रयोग किया?
नहीं, प्रवर्तन नेता ने बुदबुदाया, हमने उसे हराने के लिए केवल 1000 जून स्पिरिट वुड का इस्तेमाल किया था। गू चांगहुआई ने हिडन एल्डर सेकंड के चेहरे पर जले हुए निशान को देखते हुए कहा, ये एक 5 तत्व अग्नि श्रृंखला मंत्र है। ये तलवार जैसा नहीं दिखता था, न ही ब्लेड जैसा, और न ही इस पर आग से जलाए जाने के कोई निशान थे। यह एक फटते हुए आग के गोले के झुलसने के निशान जैसा था। इसका मतलब होगा आग का गोला तकनीक। गू चांगहुई ने मन ही मन बुदबुदाया। अग्नि गोल तकनीक कोई खास नहीं थी, यह एक प्रारंभिक स्तर का मंत्र था। साधना जगत में अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक मूल वाला कोई भी साधक अग्नि गोल तकनीक का प्रदर्शन करना जानता था। कोई भी कर सकता है। गू चांगहुआई रुक गया, उसकी निगाहें अचानक तीव्र हो गईं। एक घटना उसके दिमाग में कौंध गई। उसे 6 महीने पहले किन शहर के बाहर स्थित भोजनालय की याद आई, जहां यूएर का अपहरण करने वाले अधिकांश मानव तस्कर फायरबॉल तकनीक से मारे गए थे। गू चांगहुआई ने अपने दिल में तेजी से सोचा। इस मिशन पर कुल 5 लोग थे। ओयांग फैंग ने ओयांग परिवार की तलवारबाजी का अभ्यास किया, शांगुआन जू ने भी तलवार का इस्तेमाल किया, जबकि हुआ कियान ने सफूल घाटी के सफेद फूल आध्यात्मिक गठन की खेती की। मुरोंग कयुन ने ताइक्सू गेट के 5 तत्वों की आत्मा प्रकाश मंत्र की खेती की थी। उनमें से कोई भी फायरबॉल तकनीक का उपयोग करने का आदी नहीं था, न ही वे इसके साथ हमला करने में विशेष रूप से कुशल थे। एनोमाइक्रोन, जियोमाइक्रोन, सीओमाइक्रोन। अब केवल एक व्यक्ति बचा। गू चांगहुई की निगाहें तेज हो गईं। वह छोटा 5 तत्व आध्यात्मिक मूल साधक जो कथित तौर पर बस वहां से गुजरा और यूएर को बचाया। मुहुआ। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। यह मामला संदिग्ध लग रहा था। मुहुआ नामक उस कनिष्ठ साधक की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें उसने दावा किया था कि वह संयोगवश वहां से गुजर रहा था और संयोगवश उसे यूएर मिल गया। यदि वह नहीं था जिसने उसे पाया, तो क्या ये हो सकता है? उन्होंने अकेले ही फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल कर 1 दर्जन से अधिक मानव तस्करों को मार डाला, फिर यूएर को बचाया। ऐसा लग रहा था, इससे भी कम विश्वसनीय। ऐसी कहानी मूर्ख को भी धोखा देने में असफल रहेगी। गू चांगहुआई उलझन में था। एक ताओ दरबारी पादरी के रूप में, जो कई वर्षों से मामलों को निपटाने में अनुभवी था, उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि मोहुआ, उस कनिष्ठ साधक के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। फिर भी, उसकी चचेरी बहन को उस युवक पर बहुत भरोसा था, और यूएर भी उसके बहुत करीब थी। उनके लिए सीधे जांच करना उचित नहीं होगा, लेकिन चीजों को ऐसे ही छोड़ देने से निश्चित रूप से एक बड़ा छिपा हुआ खतरा पैदा हो जाएगा। गू चांगहुआई की निगाहें झिलमिला उठीं, और मोहुआ की आंखों की छवि उसके मन में फिर से उभर आई। वे आंखें, जो सतह पर स्पष्ट प्रतीत होती थीं, फिर भी करीब से देखने पर अजीब तरह से असंगत थीं। उनमें एक असामान्य गहराई थी। आधा अच्छा, आधा बुरा, मानो धार्मिकता और दुष्टता के बीच संतुलन बना रहे हों। गू चांगहुआई को हमेशा यह आभास होता था कि ऐसी आंखों वाला साधक या तो आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली होता है या फिर विश्व को हिला देने वाला राक्षस। मुझे आगे की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। अल्पविराम। ताइक्सू गेट। उस दिन अपना खाना खत्म करने के बाद मोहुआ घास के एक टुकड़े पर लेट गया, पैर क्रॉस करके आराम से फॉर्मेशन बुक्स के पन्ने पलट रहा था, जब अचानक एक लंबा जूनियर भाई दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मोहुआ। मोहुआ ने ऊपर देखा तो वह चेंग मो था। उत्सुकता से उसने पूछा, क्या चल रहा है? बुजुर्ग ने मुझे बताया कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन है भाई? मुझे कैसे पता होगा? ठीक है। मोहुआ ने किताब समेट ली और अपने ताओवादी वस्त्र से घास के टुकड़े झाड़ दिए। मैं जाकर इसकी जांच करूंगा। चेंग मो ने मोहुआ की ओर देखा, उसकी आवाज में संदेह था। मोहुआ, तुम इतने व्यस्त क्यों लग रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी साधना में मेहनती हूँ, मोहुआ ने उत्तर दिया। ये खेती का सामान नहीं है, चेंग मो ने अपना सिर हिलाया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम दूसरी चीजों में उलझे रहते हो। मोहुआ अपने पंजों पर खड़ा हुआ और लंबे चेंग मो के कंधे पर थपथपाते हुए आह भरी। आप अभी भी युवा हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। एक बार जब आप संप्रदाय में पूरे 1 साल तक रहेंगे तो आपका वरिष्ठ भाई आपको कुछ मनोरंजन के लिए अपने साथ ले जाएगा। चेंग मो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, तुम मुझसे 2 साल छोटे हो। उम्र ज्ञान को परिभाषित नहीं करती, सम्मान तो निपुण व्यक्ति को मिलता है। ये केवल एल्डर मास्टर जून के सम्मान के कारण है कि मैं आपको जूनियर भाई कहता हूं। अपने आप से बहुत आगे मत बढ़िए। अभी अभी मुझे प्रिय भाई कौन कह रहा था? आप। अल्पविराम।
कुछ देर तक दोनों के बीच हंसी मजाक के बाद मो हुआ एल्डर से मिलने के लिए पहाड़ी द्वार के बाहर वाले हॉल में चला गया। एल्डर के निर्देशों का पालन करते हुए पहाड़ी द्वार के बाहर वह उस व्यक्ति से मिला जो उसे ढूंढ रहा था। ये गु चांगहुआई था। मो हुआ काफी आश्चर्यचकित था। वह क्यानिक्स्यू राज्य सीमा में बहुत से लोगों को नहीं जानता था, और जो लोग उसे खोजने के लिए संप्रदाय में आ सकते थे वे या तो चाची वान थे या शांगगुआन परिवार के एक रक्षक थे जिन्हें चाची वान के आदेश पर उसे कुछ देने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह गु चांगहुआई होगा। अंकल गु, मो हुआ ने आश्चर्य से कहा। गु चांगहुआई ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं आपसे मिलने आया था और छिपे हुए एल्डर सेकंड के बारे में मेरे कुछ प्रश्न हैं। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो ताइक्सू गेट से एक बुजुर्ग जो केवल चाय पी रहा था ने वास्तव में गु चांगहुआई पर नजर रखने के लिए दिव्य इंद्रिय की एक किरण भेजी। गु चांगहुआई ने मन ही मन आह भरी। यहाँ उनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दाव कोर्ट कैनन के रूप में उनकी स्थिति अद्वितीय थी। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम में दाव कोर्ट की छाप थी। किसी शिष्य से बात करने के लिए संप्रदाय में जाना अनिवार्यता सावधानी से किया जाता था। गु चांगहुआई ने अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि वह अपने परिवार के आदेश का पालन करते हुए कबीले के एक युवा सदस्य से मिलने जा रहे थे, और उसके बाद ही एक बुजुर्ग ने सहमति दी। लेकिन उसने जो भी पूछा और कहा, ताइक्सू गेट के बुजुर्ग सतर्क रहे। गु चांगहुआई केवल छिपे हुए बड़े दूसरे के बारे में कुछ मामलों के बारे में पूछकर ही शुरुआत कर सकते थे। चुन की अधिकांश जानकारी केस फाइलों से संबंधित थी, इसलिए मो हुआ ने चुन चुन कर बताया कि क्या साझा करना है। जिन चीजों का खुलासा वह नहीं कर सकता था उसके बारे में उसने मुखदर्शक बनने का नाटक किया, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता, उसे याद नहीं है, या वह याद नहीं कर सकता। गु चांगहुआई कुछ भी नहीं कर सका। थोड़ा और पूछने के बाद मो हुआ बहुत चुप हो गया और चुप हो गया। अंततः गु चांगहुआई से रहा नहीं गया और वह धीरे धीरे बोलने लगा। मो हुआ, क्या आप फायरबॉल तकनीक जानते हैं? मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। फायरबॉल तकनीक? अंकल गु मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और जैसे ही वह जवाब देने वाला था दूर से खांसी की आवाज आई। ताइक्सू गेट के बुजुर्ग ने शांति से कहा, मेरे ताइक्सू गेट के शिष्य जो चाहे सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें दूसरों का हस्तक्षेप नहीं है। गु चांगहुआई ने असहाय महसूस करते हुए भौहें चढ़ाईं। इस ताइक्सू गेट ने वास्तव में उसे कोई छूट नहीं दी। मो हुआ की आंखें चमक उठी, फिर वह पीछे मुड़ा, बुजुर्ग को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया, फिर कहा, बड़े भाई चिंता मत करो, अंकल गु और मैं अच्छी तरह से परिचित हैं। हमें कुछ पारिवारिक मामलों पर चर्चा करनी है। बुजुर्ग ने भौहें उठाई, सच में? हाँ। मो हुआ ने फिर से धन्यवाद में झुकते हुए सिर हिलाया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद एल्डर। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उन्होंने मो हुआ की ओर सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर बात करो। इसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली और संतुष्ट होकर चाय पीने लगे। गु चांगहुआई ने आश्चर्य से मो हुआ को देखा। संप्रदाय में आपकी काफी प्रतिष्ठा है। मो हुआ ने विनम्रता से कहा, बस औसत। मुख्यतः इसलिए क्योंकि एल्डर मास्टर झुन की एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा थी और उन्होंने उस गौरव का थोड़ा सा आनंद उठाया था, और इस थोड़े से समय में ही उन्होंने सारी बातें समझ ली थीं। गु चांगहुआई एक पर्यवेक्षक होने के नाते निश्चित रूप से मामले से संबंधित चिंतित थे। साथ ही आंटी वान के चचेरे भाई के रूप में वह उनके और यूएर के मामलों को लेकर भी बहुत चिंतित थे। उनसे विशेष रूप से पूछने के लिए आना ये दर्शाता है कि यह मामला उनसे भी संबंधित था। जो मामले उसने किए थे, नहीं, वह मानव तस्करों को खत्म करने के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग कर रहे थे। मो हुआ ने इस पर बार बार विचार किया, और यह एकमात्र मामला था जिसने फायरबॉल तकनीक का एक निशान छोड़ा जिससे गु चांगहुआई को संदेह हुआ। हालांकि मो हुआ डर नहीं था। मानव तस्करों ने उनका अपहरण कर लिया था, फिर उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की और उनमें से 1 दर्जन से अधिक को मार डाला, जिससे यूएर बच गया। यदि यह मामला ताओ न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाता तो भी कोई समस्या नहीं होती, न ही ये ताओवादी कानून का उल्लंघन होता। बात बस इतनी थी कि वह प्रसिद्धि की चिंता नहीं करना चाहता था, और इसीलिए उसने इस अच्छे काम के बारे में चुप्पी साध ली। एक बार जब ये बात सार्वजनिक हो गई तो दाव न्यायालय शायद उसकी सराहना भी कर सकता है। अगर उसने अंकल गु को बता भी दिया तो भी शायद कोई समस्या नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें आंटी वान का समर्थन प्राप्त था।
चाची वान गहरी भावनाओं वाली व्यक्ति होने के नाते निश्चित रूप से उसका पक्ष लेंगी। यद्यपि अंकल गू बहुत शक्तिशाली दिखते थे, लेकिन आंटी वान के सामने वे केवल छोटे भाई थे और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसके विपरीत मो हुआ की आंखें चमक उठी और वह गू चांगहुआई का फायदा उठाने के बारे में सोचने लगा। क्योंकि मो हुआ को एहसास हुआ कि पाप साधकों को पकड़ने, मंत्र सीखने और 100 परिवारों के भोजन का स्वाद लेने के लिए बॉस जियांग की सूची का पालन करना उनके खिलाफ दूसरों की विधियों का उपयोग करने के लिए एक मंत्र मास्टर के मार्ग पर चलना असुविधाजनक था। पाप साधकों को ढूंढना कष्टकारी था। उन्हें ढूंढने के बाद भी कोई मेल खाता कार्य नहीं मिला। कार्य जारी करना एक अलग प्रणाली थी जो बोझिल और परेशान करने वाली थी। इसलिए छाया में चीजों में हेरफेर करने के लिए एक कनेक्शन होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए सूची के आधार पर यह निर्णय लेना कि वह कौन से मंत्र सीखना चाहता है और कौन से पाप साधकों को पकड़ना चाहता है। फिर उसे दाव न्यायालय से इन पाप साधकों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। और फिर मान लीजिए कि अंकल गू के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वह अंकल गू को दाव कोर्ट के माध्यम से कार्य जारी करने की अनुमति दे सकता था, वरिष्ठ बहन मुरो को कार्य सौंप सकता था और वह कार्य पूरा करने में सहायता करने के लिए उसमें शामिल हो सकता था। इस तरह उत्तराधिकार और योग्यता अंत सहजता से पूर्ण चक्र में आ जाएंगे। छोटा पड़ोसी गू चांगहुआई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मो हुआ ने तालिकाओं को पलट दिया और जांच की। अंकल गू, क्या आप ताओवादी न्यायालय से कोई कार्य जारी कर सकते हैं? गू चांगहुआई चौंक गया और उसके दिल में नाराजगी महसूस हुई। ये बदमाश इतना परिचित व्यवहार क्यों कर रहा है, जैसे कि मैं उससे अच्छी तरह परिचित हूं। गू चांगहुई ने सावधान भाव से मोहुआ की ओर देखा। आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस पूछ रहा हूं, मोहुआ ने लापरवाही से कहा, फिर एक चालाक छोटी लोमड़ी की तरह नजरें घुमाई। मान लीजिए, मोहुआ ने जोर देकर कहा, मेरा मतलब है, मान लीजिए मुझे अनजाने में एक पाप साधक के बारे में कोई सुराग मिल गया, तो क्या आप ताओवादी न्यायालय के माध्यम से कोई कार्य जारी कर सकते हैं? गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई और मना कर दिया। ताओवादी न्यायालय अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करता है और संप्रदायों को दिए जाने वाले पुरस्कार भी कैनन के सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के अधीन हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे इच्छानुसार जारी किया जा सके। मो हुआ ने सिर हिलाया, तुरंत समझ गया। विवेक, विचार विमर्श, इच्छानुसार नहीं। तात्पर्य यह था कि यह अभी भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता था। चाहे यह विवेकपूर्ण हो या नहीं, चाहे आप विचार विमर्श करें या नहीं, चाहे यह मनमाना हो या नहीं, ये सब पर्यवेक्षक के व्यक्तिपरक निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें कोई वस्तुनिष्ठ नियम नहीं होते। एक पर्यवेक्षक के रूप में यदि अंकल गू ने निर्णय लिया तो उनके पास वास्तव में पुरस्कार जारी करने की योग्यता थी। गू चांगहुआई ने उत्साही और असामान्य मो हुआ को देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि मो हुआ ने क्या समझ लिया है। उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, ये पूछकर आप क्या चाहते हैं? वह अभी अपना प्रश्न आधा ही पूछ पाया था कि उसे कुछ एहसास हुआ। नहीं, ये सही नहीं है। जो प्रश्न उसने इस बच्चे से पूछा था उसका उत्तर उसने अभी तक नहीं दिया है। वह बॉस जियांग की मौत में मो हुआ के संबंध की जांच करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वह लापरवाह हो गया और मो हुआ ने बातचीत को भटका दिया। गू चांगहुआई ने कठोर चेहरा बनाया, मैंने पहले पूछा, आप पहले जवाब दें। तुमने फिर क्या पूछा? मो हुआ ने पलकें झपकाईं। गू चांगहुआई को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, क्या आप फायरबॉल तकनीक जानते हैं? मो हुआ ने कुछ भी नहीं छिपाया और सिर हिलाया। फायरबॉल तकनीक एक ऐसा मंत्र है, यह न जानना बहुत कठिन होगा। फायरबॉल तकनीक साधकों के लिए सबसे बुनियादी मंत्रों में से एक थी और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भी। मो हुआ स्पष्टवादी लग रहा था। गू चांगहुआई ने मो हुआ की ओर देखा और दाव कोर्ट के पर्यवेक्षक के रूप में अपने अनुभव के बावजूद वह मो हुआ के थोड़े बचकाने चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं देख सका। उसने एक क्षण में अपना निर्णय दे दिया। यह एक छोटा सा चतुर ऑपरेटर था जो तेल और नमक से अप्रभावित था, पूछताछ करने लायक नहीं था। गू चांगहुआई ने कुछ देर सोचा, उसकी आंखें थोड़ी भारी थीं और उसने सीधे पूछा, जिन मानव तस्करों ने यूएर का अपहरण किया था, क्या तुमने उन्हें मार डाला? ये कहकर गू चांगहुआई ने मो हुआ की ओर तीखी निगाह से देखा। मो हुआ वास्तव में टालमटोल करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसे भविष्य में ताओवादी दरबार के पर्यवेक्षक अंकल गू से कई एहसान मांगने पड़ सकते हैं, इसलिए दोनों के बीच कुछ बुनियादी विश्वास होना चाहिए
और झूठ बोलना अच्छा नहीं होगा। मो हुआ ने सिर हिलाया, हाँ। मो हुआ ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। फिर भी गू चांगहुई अचंभित रह गया। उसके मन में क्षणिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। उसने कई परिदृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह पूछेगा, मो हुआ सीधे तौर पर स्वीकार कर लेगी और उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचेगा। गू चांगहुई ने काफी देर तक हिचकिचाते हुए पूछा, आपने ये कैसे किया? मो हुआ ने जवाब दिया, मैंने उन सभी मानव तस्करों को मारने के लिए फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया। गू चांगहाई ने भी यही सोचा। यह उनके अनुमान के अनुरूप था। लेकिन वह एक पल के लिए फिर से झिझका, अपने दिल में उन शब्दों पर लंबे समय तक सोचा और अपने सिर को हिलाकर कहने से खुद को नहीं रोक सका, असंभव। फायरबॉल तकनीक के साथ वह कैसे मार सकता है? मो हुआ नामक ये युवक फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में था। वे दर्जन भर मानव तस्कर भी कम से कम फाउंडेशन स्तर के थे और उनके पास मो हुआ की तुलना में कई वर्षों का साधना अनुभव और गहन साधना थी। फायरबॉल तकनीक के साथ गू चांगहुई ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे निम्न स्तरीय फायरबॉल तकनीक का उपयोग करके एक ही रैंक के एक दर्जन या उससे अधिक साधकों को मारा जा सकता है। यहां तक कि एक को मारना भी बोझिल होगा। मो हुआ असहाय दिख रहा था। अगर मैं चुप रहूं तो आपको मुझ पर शक होगा, अगर मैं सच बोलूं तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अंकल गू, इससे मेरे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। गू चांगहुई को रोका गया। उन्हें थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी जोर दिया। ये निश्चित रूप से सिर्फ फायरबॉल तकनीक नहीं थी। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर कहा, क्या होगा अगर मैंने पहले एक ऐसी संरचना तैयार की थी जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं, और फिर मैंने फायरबॉल तकनीक का उपयोग करके उन्हें खत्म कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। क्या ये संभव होगा? गू चांगहुई ने मो हुआ के विचारों का अनुसरण किया और सहमत हुए बिना नहीं रह सके। यह ज्यादा उचित लगता है। तो ये तय हो गया। गू चांगहुई खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सके और ऐसा करते हुए फिर से चौंक गए। उन्होंने चिढ़कर कहा, आपका क्या मतलब है? तो ये तय हो गया है। आप फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में सिर्फ 10 साल से अधिक पुराने हैं। आपने इतना शक्तिशाली किलिंग फॉर्मेशन कहां स्थापित किया होगा? मो हुआ ने फिर सच कहा, मेरी फॉर्मेशन महारत बहुत दुर्जेय है। गू चांगहुई को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। NOO से ओमाइक्रोन। मो हुआ ने कहा, मैंने ताइक्सू गेट में प्रवेश किया, मेरी विशेषता फॉर्मेशन है। गू चांगहुई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो ये कैसे नहीं जान सकता था कि मो हुआ वेनरेन का चचेरा भाई था और उसे ताइक्सू गेट में लाने के लिए काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और कई कनेक्शनों की आवश्यकता पड़ी थी। ये कहना कि उनकी विशेषता फॉर्मेशन थी, केवल दिखावे के लिए एक बहाना मात्र था। ली राज्य के एक दूरस्थ छोटे अमर शहर से आए एक निम्न श्रेणी के 5 तत्व आध्यात्मिक मूल वाले बच्चे के पास किस प्रकार की निर्माण निपुणता हो सकती है? एक हत्या संरचना स्थापित करने और एक दर्जन से अधिक मानव तस्करों को पकड़ने में सक्षम होना। कम से कम ब्लफिंग का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। गू चांगहुई ने हल्के से खर्राटे लिए। मो हुआ ने बहुत असहाय महसूस करते हुए आह भरी। हर बार जब वह ईमानदार होने की कोशिश करता तो अफसोस कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते, वह कुछ नहीं कर सकता था। मेरी फॉर्मेशन महारत वास्तव में काफी दुर्जेय है। मो हुआ ने पुनः जोर दिया। मो हुआ बस बोलने ही वाला था कि गू चांगहुई ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे मत बताओ कि तुम भाग्यशाली थे और बच गए। मो हुआ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तो यही कहने वाला था कि। गू चांगहुई ने अपनी कनपटियां रगड़ी। उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ। इतने लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि मो हुआ की कौन सी बातें सच थीं और कौन सी झूठ, या कौन से सत्य कथन में झूठ का स्पर्श था और कौन से झूठे कथन में सत्य के कुछ शब्द थे। वह यातना का सहारा नहीं ले सकता था। उससे एक ताओवादी न्यायालय से डराने के लिए उसकी जान पहचान देखकर उसने जरा भी डर नहीं दिखाया। इसके अलावा उसकी चचेरी बहन निश्चित रूप से इस युवक के प्रति पक्षपाती होगी। यदि वह बहुत आगे बढ़ गया तो यह निश्चित रूप से उसे परेशान करेगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस मो उपनाम वाले बच्चे से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। रहने भी दो। गू चांगहुई ने इस पर विचार किया और अंततः आह भरी। मैं अब बॉस जियान के मामले के बारे में नहीं पूछूंगा। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति उग्र हो गई। वे मानव तस्करों का एक समूह थे जिनमें जरा भी विवेक नहीं था। यदि अन्य लोग उन्हें नहीं मारते तो वह उन्हें मार देता। खासकर जब से उन्होंने यूएर का अपहरण किया था, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा।
गू चांगहुआई को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या यह महुआ ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से उन तस्करों को मारने के लिए कार्रवाई की थी। वह बॉस जियान की मौत के माध्यम से सिर्फ एक बात की पुष्टि करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यद्यपि महुआ युवा था, वह काफी चतुर और गहरा, अपठनीय और अप्रत्याशित था। उसके पास सीधे पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं, जो सीधे महुआ को भेद रही थीं। क्या तुम जानबूझकर यूएर के करीब आए हो? क्या आपके पास है? क्या कोई और छिपा मकसद है? महुआ को अचानक समझ आ गया। उन्होंने महसूस किया कि गू चांगहुआई वास्तव में चाची वान और यूएर के बारे में चिंतित थे। यद्यपि वे चचेरे भाई बहन थे, फिर भी उनका रिश्ता सगे भाई बहनों से कम घनिष्ठ नहीं था। जहां तक यूएर का मामला है, यूएर के साथ उसकी मुलाकात वास्तव में संयोगवश हुई थी, क्योंकि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि क्या अन्य कर्म गणनाएं भी थीं। यूएर एक आज्ञाकारी और प्यारा बच्चा था, शुद्ध हृदय का। कर्मफल के लालच के बिना भी अपनी क्षमता के अनुसार वह निश्चित रूप से उसे बचा लेगा। यूएर और खुद के बारे में गू चांगहुआई का संदेह समझ में आता था। आखिरकार वह एक वयस्क था और बड़े दिल के साथ उसने इसे दिल पर नहीं लेने का फैसला किया। महुआ अभी बोलने ही वाला था कि अचानक उसने खुशी से भरी एक स्पष्ट और मासूम आवाज सुनी। भाई महुआ आश्चर्यचकित होकर अपना सिर घुमाकर देखने लगा। उन्होंने एक बच्चे को देखा जो छोटा सा काला और सफेद ताओवादी वस्त्र पहने, बल संवारे, बाहें फैलाए, खुशी और उत्साह से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। महुआ ने रुकते हुए कहा, यूएर। उसके बगल में गू चांगहुई भी स्तब्ध था। लेकिन आधे रास्ते में यूएर ने महुआ के सामने गू चांगहुआई को देखा और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने एक विवश अभिवादन किया और दूर से पुकारा, अंकल गू, नमस्ते। गू चांगहुआई का चेहरा थोड़ा कठोर था। वह एक दोस्ताना मुस्कान दिखाना चाहता था और यूएर के करीब होना चाहता था, लेकिन आदतन व्यवहार ने उसकी भौहों के माध्यम से ठंडक पैदा कर दी। उसने देखा, अच्छा, बल्कि भयंकर। यूएर थोड़ा पीछे हटी और अपना सिर घुमाकर महुआ पर एक नजर डाली। महुआ मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यूएर का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह जल्दी से आखिरी कुछ कदम चली, फिर खुद को महुआ की बाहों में फेंक दिया। गू चांगहुआई ने कड़वाहट और ईर्ष्या महसूस करते हुए, लगभग अपने दांत पीसते हुए, ये सब देखा। महुआ ने यूएर के सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आए? यूएर मुस्कुराते हुए सामने आया और बोला, मैं ताइक्सू गेट में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ताइक्सू गेट? महुआ बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसके बगल में बैठा गू चांगहुआई और भी अधिक अविश्वासी था। यदि महुआ ताइक्सू गेट में बुरे इरादे रखता था, तो क्या यूएर का ताइक्सू गेट में शामिल होना उचित नहीं होगा? जैसे एक मेमना बाघ की मांद में घुस गया हो। गू चांगहुआई ने गहरी भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर बाद एक लंबा आदमी, जिसका व्यक्तित्व गहरा और चेहरा स्थिर और चौकोर था, वहां आया। उन्होंने गू चांगहुआई और महुआ दोनों का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। युवा मास्टर गू, युवा मास्टर मो। यहां तक कि आमतौर पर घमंडी रहने वाले गू चांगहुआई ने भी गंभीर भाव से अभिवादन का उत्तर दिया। महुआ ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम वैनरेन वेई है, मैं वैनरेन परिवार का रक्षक हूँ। युवा गुरु के संप्रदाय में शामिल होने के लिए उनका अनुसरण कर रहा हूँ। युवा गुरु के दैनिक जीवन का ख्याल रख रहा हूँ। कृपया युवा मास्टर मो उसकी अच्छी देखभाल करें। वैनरेन वेई विनम्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। महुआ ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते अंकल वेई। वैनरेन वेई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी निगाहें थोड़ी नर्म हो गईं। गू चांगहुआई को अभी भी समझ नहीं आया, यूएर इतनी छोटी है, वह ताइक्सू गेट में कैसे प्रवेश कर सकती है? क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है? वैनरेन वेई ने बस इतना कहा, यह युवती का निर्णय है। दूसरे शब्दों में, वह केवल आज्ञा पालन कर सकता था, निर्णय नहीं ले सकता था। गू चांगहुई की भौहें सिकुड़ गईं। वैनरेन वेई चुप रहे। महुआ ने फिर यूएर के गाल पर चुटकी काटकर उसे चिढ़ाया, और यूएर महुआ के करीब चिपकी हुई, संतुष्ट दिख रही थी और खुशी से उसके बगल में खड़ी रही। कुछ ही क्षणों बाद वैनरेन वान एक महिला के साथ हाथ में हाथ डाले वहां पहुंची, जिसने ताइक्सू ताओवादी पोशाक पहन रखी थी, जिसकी मुद्रा बहुत सुंदर थी। वे दोनों बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, जो उनके बीच घनिष्ठ संबंध का संकेत था। पास आकर वैनरेन वान ने महुआ का अभिवादन किया और फिर परिचय कराया।
मुहुआ, मैं इन गेट से एल्डर मुरोग बोल रहा हूँ। एल्डर मुरोग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन निश्चिंत रहो। उसने मुहुआ की ओर देखा, उसकी नज़र कुछ गहरी थी। एल्डर मास्टर शुन द्वारा पसंद किया गया बच्चा संभवतः उसकी देखभाल करने की क्षमता से परे था। दूसरी ओर गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति जटिल थी, वह अंदर से असहाय महसूस कर रही थी। ये बच्चा झूठ से भरा हुआ, अत्यधिक षड्यंत्रकारी और बहुत खतरनाक है। अपनी आयु में, अपनी साधना के स्तर के साथ तथा संप्रदाय में प्रवेश किए हुए 6 महीने हो चुके थे, वह अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ मिलकर हिडन एल्डर सेकंड जैसे दुष्ट और दुष्टपाप साधक को पकड़ने में सक्षम थे। ये बहुत अच्छा था कि उसने अपने साथी शिष्यों को धमकाया नहीं, और न ही किसी को उसे धमकाया। वेनरेन वान ने एल्डर मुरोग के साथ कुछ निजी शब्द फुसफुसाए और फिर अपने बगल में गू चांगहुआई को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, चांगहुआई तुम कब से यहाँ हो? गू चांगहुआई को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई, मैं पूरे समय यहीं रहा हूँ। वेनरेन वान को समझ नहीं आया, एक पर्यवेक्षक के रूप में आप बिना किसी कारण के यहाँ क्या कर रहे हैं? गू चांगहुआई ने आह भरते हुए कहा, मैं मुहुआ से मिलने आया था, कुछ काम के लिए। वेनरेन वान हैरान दिखे, आप मुहुआ को ढूंढ रहे हैं? अचानक कुछ याद आते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्या किसी ने मुहुआ को धमकाया था और वह शिकायत दर्ज कराने ताओवादी न्यायालय गया था? ये वह नहीं है। गू चांगहुई थका हुआ था। उसकी चचेरी बहन सभी पहलुओं में अच्छी थी, लेकिन कभी कभी वह भावुक हो जाती थी और तथ्यों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती थी। लेकिन वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सके और उन्हें कहना पड़ा, ये संप्रदाय की पुरस्कार पोस्टिंग के संबंध में कुछ मामूली मुद्दे हैं, एक बार स्पष्ट हो जाने पर कोई गंभीर बात नहीं है। वेनरेन वान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर और जोर नहीं दिया। एल्डर मुरोग के साथ कुछ और बातें करने के बाद एल्डर मुरोग ने ये कहते हुए विदा ली, मुझे अब जाना चाहिए, यूएर से संबंधित सब कुछ तय हो गया है। उसे संप्रदाय में शामिल करने और कुछ प्रक्रियाएं पूरी करने पर उसे हमारे ताइक्सु गेट का एक अपरिपक्व शिष्य माना जाएगा। हालांकि ताइक्सु गेट में ऐसी कोई मिसाल नहीं है और वह अभी भी युवा है, इसलिए वह अस्थायी रूप से शिष्य निवास में रहेगा और आपके परिवार के रक्षक उसकी देखभाल करेंगे। जहां तक खेती की बात है, ये देखते हुए कि वह क्यूई शोधन क्षेत्र में है, मेरिडियन को पोषित करना और नींव को मजबूत करना अनिवार्य है, इसलिए हम उसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। आपको स्वयं उसके पाठ्यक्रम पर विचार करना चाहिए। एक बार जब वह संप्रदाय में शामिल हो जाए और उसे किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वह मेरे पास आ सकता है। हम बहनें हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। वेनरेन वान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, सिस्टर मुरोग, यूएर को संप्रदाय में शामिल करने के लिए अपवाद बनाने के लिए धन्यवाद, इसमें बहुत प्रयास करना पड़ा होगा, मैं किसी अन्य दिन अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आऊंगा। एल्डर मुरोग ने अपना सिर हिलाया, आप बहुत विनम्र हैं, बहन, मैं तो बस भाव के साथ चली गई। उसने अपनी आंख के कोने से मुहुआ की ओर देखा, जो यूएर से बात कर रही थी। ताइक्सु गेट में क्यूई शोधन शिष्य को नामांकन की अनुमति देना वास्तव में अभूतपूर्व था। इस नियम को तोड़ने के लिए पूर्वजों की स्वीकृति आवश्यक थी। मूलतः पूर्वज इस बात पर सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में किसी कारण से एल्डर मास्टर जून ने इसके बारे में सुना और कुछ पूर्वानुमान लगाते हुए अप्रत्याशित रूप से अपनी सहमति दे दी और सुविधा का द्वार भी खोल दिया। उसे यूएर और मुहुआ के रिश्ते के बारे में बाद में पता चला। एल्डर मुरोग की आंखों में एहसास की एक झलक दिखाई दी। बड़े मास्टर जून ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वह निश्चित रूप से इस बच्चे को असाधारण सम्मान देते हैं। ये सचमुच अभूतपूर्व था। एल्डर मुरोग ने मुहुआ पर एक और मौन नजर डाली और फिर वहां से चले गए।